गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 16, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में या लास्ट चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही है, पॉल्यूटेड कर रही है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं क्या। सॉइल, वाटर, ये सारी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें क्या हो रहा है, ये पॉल्यूटेड हो रही है। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। तो किस तरह से हमें इन्वायरमेंट रिलेटेड अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करना चाहिए या किस तरह से हमें सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि अगर नेचुरल रिसोर्सेज पे हमारे असर होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे असर होगा, तो उससे क्या होगा, हमारे ही प्रॉब्लम्स हम लोगों को ही आएंगी, ह्यूमंस को ही प्रॉब्लम्स आएंगी। दैट विल बी वेरी अफेक्टिंग। ठीक है, वो बहुत ही अफेक्टिंग होंगी ह्यूमंस के लिए। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी तुम्हें बताया था कि हमने कई बार सुना, हमारे यंग बोलते रहे, हमारे जितने भी हमारे एल्डर हैं वो बोलते हैं कि किस तरह से हमारे टाइम में इन्वायरमेंट कैसा था, कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ गए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही हमारा इन्वायरमेंट जो है गंदा हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के रिलेटेड किस तरह से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पर हम ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हमें खुद को फील होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं एंड देन बाद में उसको मैनेज करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसका फायदा हो सके, फ्यूचर जनरेशन भी उसको प्रॉपरली यूज कर सके और हमारा इन्वायरमेंट जो है पॉल्यूटेड ना हो। तो बहुत सारे नेशनल लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत सारे उन्होंने लॉज दिए हैं। तो अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम पोज्ड बाय अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज हैज बीन अ फिनोमिनन फॉर द कंसर्न। मींस क्या बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम सभी को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर हमें एक बार इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हो जाएगी देन हम क्या कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को कम करने के बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगी गंगा एक्शन प्लान की। इसके बारे में तुमने सुना होगा। 1985 में एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट आया था अबाउट द गंगा एक्शन प्रोजेक्ट। ये आया था कि पानी जो था गंगा का बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया था। तो पानी जो है बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, ये पता कैसे चलता है, एक कॉलीफॉर्म नाम के बैक्टीरियाज होते हैं। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये बैक्टीरियाज हमारे क्या हमें शो करते हैं कि पानी जो है कंटामिनेटेड हो चुका है। मींस अगर ये हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं तो इट मींस हमारी बॉडी में डिसीज कोज कर रहे हैं। ये बैक्टीरियाज वहीं पर ही ग्रो करते हैं जहां पर हमारा कंटामिनेशन हो चुकी है। तो गंगा में भी गंगा के पानी को लेवल को चेक करने के लिए ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया को चेक किया गया। इसके लेवल जहां पर इसका लेवल ज्यादा है इट मींस उतना ज्यादा पानी जो है वो गंदा हो चुका है। और उसके बेसिस पर एक ग्राफ भी तुम्हारी बुक में बनाकर दिखाया गया है कि किस तरह से डिफरेंट ईयर्स में किस तरह से अलग अलग जगह पर गंगा का पानी जो है गंदा हुआ और इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस से उसको चेक किया गया। तो ये एक एग्जांपल है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की, ये आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम पॉल्यूशन को क्वांटिफाई कर सकते हैं, हम पानी की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तो इस चैप्टर जैसे कि हम पीएच और वाटर चेक करके बता सकते हैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच, उसको चेक करके हम बता सकते हैं कि किस तरह से पानी जो है कंटामिनेटेड है या फिर नहीं है। बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और इन्वायरमेंट को हम बचाने के लिए अपने 3 R's का यूज कर सकते हैं। ये 3 R's क्या है, रिड्यूस, रिसाइकिल या फिर रीयूज। 3 R हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। रिड्यूस का मतलब क्या है कि जिस चीज का हम कम से कम यूज कर सकते हैं उसका कम से कम हमें यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर अननेसेसरली पानी चल रहा है, पानी की टैप चल रही है, चाहे तुम स्कूल में हो चाहे अपने घर में, अननेसेसरली अगर पानी की टैप चल रही है उसको बंद कर दो। स्विच ऑफ द लाइट्स को बंद कर दो। अगर कोई कमरे में नहीं बैठा है, लाइट्स ऑन है तो उसकी जरूरत नहीं है तो लाइट को ऑफ कर दो, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी इससे। तो ये रिड्यूस है। इसके अलावा बहुत सी और एग्जांपल्स तुम कंसीडर कर सकते हो। देन आता है रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब जिन चीजों
चीज़ों को हम रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको हमें रिसाइकिल करके यूज़ करना चाहिए। जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम्स, इन सभी को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं और इनसे हम एक्सट्रैक्ट करके फ्रेश थिंग्स बना सकते हैं जो चीज़ें हमें चाहिए है। सबसे पहले हमें वो सारी चीज़ें कलेक्ट करनी चाहिए जिनको हम रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं, देन उनकी रिसाइकलिंग करके हमें उनको यूज़ कर लेना चाहिए। लास्ट आता है रीयूज़। रीयूज़ का वही है जो चीज़ें हमने रिसाइकिल की उनको दोबारा से यूज़ करना। जैसे प्लास्टिक बैग की एग्जांपल हम ले सकते हैं, उनको हम रिवर्ट करके हम दूसरी साइड से उसको प्लास्टिक बैग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉटल्स, जैसे कि अगर हम बात करें, कई बार हमारा बॉटल्स होती हैं जो कि वेस्ट हो गई हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। या जैम्स की बोतल, जैसे जैम होती है, या फिर हम बोले कप होता है, कप की कई बार साइड की उसकी सपोर्ट टूट जाती है, तो हम उस कप के अंदर अपना कोई फ्लावर या पोटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी हम अपना उगा सकते हैं। तो ये हो गया रीयूज में हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये प्रैक्टिसेस हैं जिनको अपनी लाइफ में अपना सकते हैं ताकि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो और हमें भी इससे फायदा हो। बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजंस हम ले सकते हैं, कौन सी हमारी इन्वायरमेंट एवरीडे चॉइसेस हैं जिसको हमें करना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट साफ रहे। तो इसके लिए बहुत सारी अदर चॉइसेस हैं जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। मतलब कि आज के लिए हम थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखकर भी कुछ चीज़ों को अपनी चॉइसेस को कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर अगर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखें किसी चीज़ का, जैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई चीज़ फायदेमंद हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस बना सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का मतलब ही क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें ऐसी इस तरह से हमें यूज करना है किसी भी चीज का कि वो आज के टाइम में तो यूज हो ही हो, आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो चीज बाकी रह सके। ऐसा ना हो ओवर यूज किसी चीज का हो जाए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज बचे ही ना। तो हमें सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में लाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि इन्वायरमेंट को अपने हम कंजर्व करके रख सकें। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, उनकी चॉइसेस के ऊपर कि वो कैसी चॉइस अपने लाइफ में बना रहे हैं। ठीक है, ताकि हम सोशो इकोनॉमिकली अपनी अच्छी से वेल्थ कर सकें। हमारा जो है इन्वायरमेंट की कंडीशंस अपने आसपास देखकर हम अपने आज की ज़रूरतों को कर सकते हैं पूरा, और या फिर हम अपने लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को भी हम देख सकते हैं। Now question arises, why do we need to manage our resources? ये हमारा टॉपिक भी है नेक्स्ट कि क्या ज़रूरत है हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके यूज़ करने की। तो अगर हम बात करें ना ही सिर्फ रोड्स की, बिल्डिंग्स की, बट सारी चीज़ें जो आज के टाइम पे हम कंज्यूम करते हैं, जैसे फूड हो गया, क्लोथ्स हो गए, बुक्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है हमारी रिसोर्सेज ये है अर्थ के ऊपर, हमें अर्थ पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो ये जो है सारी चीज़ें, किसी भी इंसान को अगर कोई भी बेसिक चीज़ फूड की बात करें तो फूड भी हमें कैसे मिलता है, सन इसमें बहुत हेल्पफुल होता है। सन जो है प्लांट्स को बहुत ज़रूरी होता है, एंड देन उसके बाद में सन से फूड बनाकर प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, और वो फूड कौन खाते हैं, हम लोग खाते हैं। तो हमारी जो रिसोर्सेज है दो टाइप की हो गई, इनसाइड जो हमें अर्थ के ऊपर ही मिल रही है और आउटसाइड दैट इज सन। तो इनसाइड कौन सी आ गई, फूड हो गया, ठीक है, हमारे क्लोथ्स हो गई, हमें अर्थ पर ही अवेलेबल होते हैं। और जो आउटसाइड रिसोर्स है दैट इज फ्रॉम सन, वो आ रही है प्लांट्स के बाद, प्लांट के बाद हम उनको यूज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके रखना है। तो आंसर है क्योंकि ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। कोई भी रिसोर्स अगर हमारी है दैट इज नॉट अनलिमिटेड। अगर हम इसका एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, हम इसको एक्सेसिव में यूज करते रहे, तो आज के टाइम पर तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगी, ना ही हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए रहेंगी। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को सेव करके रखना चाहिए। तो ह्यूमन पॉपुलेशन इस तरह से, अगर हम बात करें, ह्यूमन पॉपुलेशन ट्रिमेंडस रेट में इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए हमें मैनेज करके इसका रखना जरूरी है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। मतलब कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इसको सेव करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो किसी भी रिसोर्स को हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख सकते हैं या फिर हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट की बात ये है कि अगर हम आज के टाइम पे शॉर्ट टर्म मतलब हम देखेंगे आज हमारी चीज कोई कितनी अवेलेबल है, उसको हम क्या करेंगे, इससे उतना ही ज्यादा उसका यूज करते रहेंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में तो असर होगा ही होगा, इकोनॉमी तो अब जाएगी ही जाएगी, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हमारी चीज नहीं बचेगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो चीज हम आज यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बची रहे। और कोई भी चीज है, कोई भी हमारी रिसोर्स है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर हमारी क्या करें, कोई चीज है, कोई रिसोर्स है, उसका प्राइस इतना हाई हो जाए तो जिनके पास तो पैसे होंगे सिर्फ वही उस चीज को यूज कर पाएंगे, जिनके पास पैसे नहीं होंगे या कम पैसे होंगे वो उस चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्सेज सभी में अवेलेबल नहीं होंगी, तो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत जरूरी है। तो अनदर फैक्टर जो हमारा ध्यान में रखने वाला ये है कि हमारी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन होने से हमारे डैमेज हो रहा है इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए माइनिंग से पॉल्यूशन कॉज होता है बिकॉज लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग जो उससे डिस्कार्ड की जाती है और एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्टेड, एवरी टन ऑफ मेटल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन तो हम करते हैं लेकिन उससे बहुत ज़्यादा स्लैग जो है प्रोड्यूस हो रही है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड करती है। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम सारे वेस्ट भी जो जितना हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम प्रॉपरली डिस्पोज करें। तो मैनेज करने के लिए रिसोर्सेज वाई शुड वी नीड टू मैनेज अवर रिसोर्सेज, इसके दो रीज़न हो गए कि एक तो हमारी रिसोर्सेज इतनी ज़्यादा हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं कि अगर हम इनको मैनेज करके नहीं रखेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नहीं रहेंगी। सेकंड चीज़, अगर हम इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर देंगे तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होगा और उससे सारी प्रॉब्लम्स हमें ही आएंगी। और जो भी वेस्ट हमारी नेचुरल रिसोर्सेज की जैसे माइनिंग ऑफ मेटल से या किसी और चीज़ से, हमारे कोल पेट्रोलियम के बर्न से अगर जो भी वेस्ट या फिर हमारी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है उस चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। So these are the reasons to manage, why should we manage our natural resources। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 269 पे तुम्हारे ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, what changes can you make in your habits to become more environment friendly। more environment friendly बनने के लिए तुम्हें क्या चेंजेस अपनी लाइफ में लाने चाहिए। तो पहली चीज, स्विच ऑफ द लाइट अगर नहीं ज़रूरत है, वाटर की अगर हमारी टैप्स ऐसे ही चल रही है अननेसेसरीली तो उसको बंद कर दें। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक्सेसिव हीटर यूज़ कर रहे हैं वो ना यूज़ करके हम एक्स्ट्रा स्वेटर पहन सकते हैं। अपने इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूटेड ना करें, इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें, ये चेंजेस हम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसके अलावा मैनी मोर, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम। अगर हम शॉर्ट टर्म एम को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे रिसोर्सेज का तो उससे हमें क्या एडवांटेज होगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर हम अपने सिर्फ शॉर्ट टर्म एम आज के लिए ही देखकर चीज़ों को चले कि हमने आज के लिए अपनी चीज़ों को यूज़ करना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हम चीज़ों का एक्स्ट्रा बार बार या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हम कोई चीज़ खरीदेंगे, तो खरीदने से क्या होगा, इकोनॉमी हमारी उतनी ही ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म एमिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है, how would these advantages differ from the advantages of using a long term perspective in managing our resources। शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस में हमें डिफरेंस बताना है। अब लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस में इकोनॉमी तो धीरे धीरे अप जाएगी, लेकिन इसकी ये फायदा होगा कि लॉन्ग टर्म में हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज बच जाएंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म एडवांटेजेस में ये लॉस हमारा हो सकता है कि सिर्फ हमारे तक चीज़ें अवेलेबल होंगी लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का यही एडवांटेज है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी अगर हम सोच समझ के सस्टेनेबली अपनी सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सारे रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होना चाहिए। What forces would be working against an equitable distribution of forces। कौन सी ऐसी फोर्सेज हैं जो कि इसके अगेंस्ट में काम कर रही है। तो देखो, हमारी चीज़ों का कोई भी रिसोर्स है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो कुछ लोगों को तो वो चीज़ें अवेलेबल होंगी लेकिन दूसरी हमारी वही चीज़ें जो हैं जिन लोगों के
पास इतनी इनफ मनी नहीं है, इतना कोई वर्क नहीं है कि वो चीज़ों को नहीं ले सकते, तो वो हमारे क्या लॉस में जाएंगे। तो चीज़ें जो है या इकोनॉमी वाइज देखें, पैसे वाइज देखें, सारी चीज़ों का इतना रेट होना चाहिए कि हर कोई उसको खरीद सके, हर कोई उसका यूज़ कर सके। और अगर एक ही पर्सन या कुछ लोग ही उन चीज़ों का यूज़ करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे, तो कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो। तो यही सस्टेनेबल, इनको फोर्सेस कौन सी है जो ये होने से रोक रही है? फोर्सेस की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो कि किसी चीज़ पर अपना हक खुद जमा लेते हैं, या फिर बहुत ही रिच लोग होते हैं जिनको तो कैपेसिटी होती है हर चीज़ को खरीदने की, तो वो हाई रेट में भी चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे लोगों को वो चीज़ें नहीं मिल पाती और उनको लॉस से गुजरना पड़ता है। हमारी जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं, फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये हमें अवेलेबल होनी चाहिए लेस प्राइस में ही, ताकि हर कोई इसका यूज़ कर सके। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।